हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एस के क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डेली की तरह आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले हमारी 10 क्लास हो चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। ये हमारी क्लास नंबर है 11। ठीक है जी। अभी तक आपने ये 10 क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें हमने बड़े अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ठीक है जी। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए उसके PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको जब भी समय मिले ये 10 के 10 वीडियो एक बार आप जरूर देख लें, जिससे आपके प्रिपरेशन में और हेल्प हो जाए। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, बिना समय वेस्ट किए हुए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। तो किस शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था आपके चंदेल शासनकाल में, चंदेल राजवंश द्वारा करवाया गया था। ठीक है जी। खजुराहो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है आपका कि किस शताब्दी में। तो ये आपका हुआ था 10 से 12वें शताब्दी के मध्य हुआ था इन मंदिरों का निर्माण, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। ठीक है। तो इसको भी आपको याद करके चलना है कि 10 से 12वीं शताब्दी के मध्य में चंदेल राजवंशों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। कि मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ डैश में मृतकों का टीला है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि नाम का अर्थ मतलब किस भाषा में है ये नाम। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं, लेकिन किस भाषा में? तो इसको कहते हैं आपके सिंधी भाषा में। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, कि सिंधी भाषा में जो मृतकों का टीला होता है उसको मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। चाहे मोहनजोदड़ो के सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को किससे जाना जाता है? तो मृतकों के टीला से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता था। हिंदू धर्म में किसे? पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता। तो किसे माना जाता था? तो ये माना जाता था आपके सोम को। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। सोम देवता को क्या माना जाता था? पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता। इसमें से आपसे कोई से भी एक पूछ सकता है, क्योंकि ये 2022 में पूछा, तो क्या पता एक सिंगल करके पूछ ले आपसे कि पौधों का स्वामी किसे माना जाता है? तो वो सोम को माना जाता है। रोगों के उपचारक देवता किसे माना जाता था? किस धर्म में? तो हिंदू धर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस धर्म में? तो हिंदू धर्म में। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यजुर्वेद को। ठीक है जी। वेद को कर्मकांड के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो उसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार क्या मतलब सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी। क्योंकि डेली आपको शाम को 6 बजे इस पर क्लास मिलती है PYQ ग्रुप डी की। तो डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आपका कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसका क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो भी इंक्वायरी है, चाहे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जिस पर आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप बता सकते हैं, उस पर एक अलग से हम वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यजुर्वेद डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है यजुर्वेद? तो ये है आपके यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है। ये के नहीं है, यज्ञ के अनुष्ठानों से या यज्ञ एवं अनुष्ठानों से संबंधित है। ठीक है जी। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ एवं अनुष्ठानों से। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। ठीक है जी, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो एक खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी क्या था? खिलजी वंश का प्रथम शासक था। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? सॉरी, तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने किसे पराजित किया था? तो वो उसने किया था लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर बी। आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में क्या किया था? तो पराजित किया था। आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बख्तियार खिलजी और लक्ष्मण सेन के बीच युद्ध किस सदी में हुआ? तो ये आपका हुआ था 13वीं सदी में। ठीक है जी। लक्ष्मण सेन कहाँ का शासक था? तो ये उस समय कहाँ का शासक था? राजा था। सॉरी, मैं ये पे कर रहा हूँ टिक। ये बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन। ठीक है, राजा था, बंगाल का राजा। तो इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों चीजें बता दी है कि लक्ष्मण सेन बंगाल का राजा था। लक्ष्मण सेन और खिलजी के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 13वीं सदी में हुआ था। कौन पराजय हुआ? तो लक्ष्मण सेन पराजय हुआ। ठीक है जी, पराजय करने वाला व्यक्ति तो बख्तियार खिलजी। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन से घुमा के कई क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी को जानना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है जी, तो प्लीज क्वेश्चन को पहले एग्जाम में अच्छे से पढ़ें, फिर अटेंड करें, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? तो राजधानी को दौलताबाद से स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश लोधी वंश का संस्थापक था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका बहलोल लोधी। ठीक है जी, बहलोल लोधी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है जी, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है जी, इंडियन नेशनल मूवमेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया। तो किसे सौंप दिया? तो उन्होंने सौंपा था मदन मोहन मालवीय को। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है जी, ये आपके लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट नहीं 2022 में मतलब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आपका आंसर पता चल गया। तो कॉलेज का क्या नाम था जिसने एनी बेसेंट ने सौंप दिया? तो उसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और किसको सौंपा? तो मदन मोहन मालवीय को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया था? एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया था? किसने? तो सर विलियम जोन्स ने। तो ये किया था आपके 1784 में। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, 1784 में। ठीक है, अब चलते हैं। आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की। कहाँ पे की? तो कलकत्ता में की। ठीक है जी, कब की? तो 1784 में। तो आपके इसमें से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो अच्छे से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। सर विलियम जोन्स ने एशियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो कलकत्ता में। कब की? तो 1784 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथ टंकन ने हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया था। मतलब किसके? तो हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए। तो कौन सा कॉलेज शुरू किया था? तो उन्होंने किया था संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए कि 1791 में हिंदू कानून और दर्शन अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की गई थी। ठीक है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन टंकन द्वारा। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने इंग्लिश को मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो यह आपका 1835 में बनाया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश ए नेशन ऑफ मेकिंग नाम पुस्तक के लेखक हैं। ए नेशन इन मेकिंग, ये पुस्तक किसने लिखी है? मतलब इसके लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग, तो इसके लेखक हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसके लेखक है? तो ए नेशन इन मेकिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं, बताइए। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं? तो देखिए, आप सभी को याद होगा कि भारत के संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है जी। लेकिन ये गलत है। अब यह कितना हो गया है? तो आपके 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। ठीक है जी। तो 25 भाग हो गए हैं और कितनी अनुसूचियां हो गई हैं 8 के बदले? तो ये हो गई हैं 12। ठीक है जी। पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी कि 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 थी, अब हो गई हैं 12। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 279 ए में इनमें से किस संवैधानिक न्याय से संबंधित है? तो किस न्याय से संबंधित है? 279 तो ये संबंधित है आपके वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। तो किससे संबंधित है 279 तो ये संबंधित है आपके वस्तु सेवा कर परिषद से। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि जो सूर्य का वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो भारत के जो उत्तरी मैदान है उसका किन नदियों द्वारा निर्माण होता है? तो आपका है सही उत्तर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ, बस इसमें से जो सिंधु है वो भारत से बहते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। गंगा भारत से बहते हुए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए ये भी कहाँ चली जाती है? तो बंगाल में चली जाती है और बंगाल से सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है जी। तो ये सभी तीनों नदियां मिलकर क्या करती हैं? तो भारत में
उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। उपजाऊ मैदान जिसे कहते हैं, उपजाऊ मैदान का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो ये 3 नदियां मिलकर करती हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र भारत में उत्तरी मैदानों का निर्माण करती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुछ ग्रहों के उपनाम हैं। कुछ ग्रहों के क्या है? उपनाम है। इनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि लाल ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका मंगल। मंगल क्या है? लाल ग्रह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो ये किस बारे में बता रहा है? तो ये आपको बता रहा है धूमकेतु के बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए कि धूमकेतु की क्या होती है? वो गैस से बनी है, उसके पूंछ वाली बर्फीली कोर दिखाई देती है। ठीक है जी, पूंछ दिखाई सी देती है बर्फीले टाइप में सफेद कलर की। ठीक है, और वो क्या है? लाखों मील दूर है। तो वो किस बारे में है संबंधित है? तो वो धूमकेतु से बारे में, मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये किससे संबंधित है? तो धूमकेतु से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातुएं डैश से पाई जाती हैं। धातुएं डैश से पाई जाती हैं। तो किससे पाई जाती हैं धातुएं? तो आप सभी को पता है कि सभी धातुएं आपकी भूप्रपट्टी में पाई जाती है। भूप्रपट्टी में क्या होती है? पाई जाती है, मतलब धरातल के अंदर ही पाई जाती है सारी धातुएं। चाहे कुछ भी हो गया आपका, कोयला, मैग्नीशियम, चाहे जितने भी प्रकार की धातुएं सब कहाँ पाई जाती हैं? तो आपकी भूप्रपट्टी में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका जो गलत है, मतलब वो है आपका ए कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये गलत है क्योंकि देशांतर रेखाएं जब ये पृथ्वी है और ये अक्षांशीय कहलाती हैं और ये सभी देशांतरीय कहलाती हैं। ठीक है जी, तो ये एक कोने पे आके मिलती जरूर है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रतिक्षेप कर रही है ना, एक दूसरे को काट रही है ना, ये यहाँ पे आके एक बिंदु पे मिल जाती है ये बिल्कुल। ठीक है, तो इसका सही गलत उसमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि देशांतर के सभी एक दूसरे को प्रतिक्षेप नहीं करती हैं। यही आपका क्या है? गलत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है। तो इसमें उसको क्या कहा जाता है? तो जो पिघले पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? और आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित, मतलब डैश में है, मतलब कहाँ पे स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह आपका स्थित है महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है जी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ आपको अदर वीडियो, चाहे किसी अदर टॉपिक पे आपको अगर कोई टॉपिक आपको स्टडी करना चाहो, आपको रिवीजन करना हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम स्पेशली उस टॉपिक को लेकर आ जाएंगे, उससे संबंधित आपके सारे फैक्ट्स जो भी हैं वो क्लियर कर देंगे। आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी आपकी इंक्वायरी है हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर दें और आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे इस पर क्या होती है, PYQ हम डालते हैं। RRB ग्रुप डी के जितने भी PYQ क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सभी को हम लेके आ रहे हैं डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपको एक अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो चलिए कल के लिए मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, नए PYQ क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।